हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई जल्दी से आप लोग आ जाएंगे, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार फिर से सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग आ जाएंगे और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी जितने सारे बच्चे हैं, सबको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है भाई? तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीजों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी को नमस्कार एक बार फिर से भाई, गुड मॉर्निंग। चलो जी, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 7 बजे। ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे का टाइम जो आपका होता है बहुत अच्छा होता है और इस टाइम पे आप लोग क्या पढ़ा करो, जीके जीएस पढ़ लिया करो। ठीक है भाई, है ना? चलो जी, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे भैया, जीके जीएस को समझेंगे, जीके जीएस के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। और ये जो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। जो भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन के, आप 20 नंबर की आपकी क्या आनी है, जीके जीएस, मतलब 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आने हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। कितने? 20 क्वेश्चन होंगे। तो 20 क्वेश्चन का आज हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई? 20 क्वेश्चन का आज हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ सब लोग बच्चे, सभी बच्चे आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई? ये देखो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, 4 क्लासें चल रही हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसमें सबसे पहले मेरी क्लास होती है जीके जीएस की 7 बजे। उसके बाद सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है गुलशन सर की। रात में 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है अजय सर की। और रात में 10 बजे हिंदी की क्लास होती है अजय सर की। तो ये चारों क्लासें हैं, चारों क्लासें बेमिसाल क्लासें चल रही हैं अपने अपने टाइम पर। आपको चारों की चारों क्लासें अटेंड करनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो, मैथ्स का हो, या रीजनिंग का हो, या फिर हिंदी का हो। ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा एसएससी जीडी का 2.0 फौजी बैच है। ठीक है भैया? ये हमारा एसएससी जीडी के लिए फौजी 2.0 बैच है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो टोटल फीस है, इस पर भी आपको क्या मिल जाएगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको GD20 कोड यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। आपको डेली लाइव क्लासें मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी इसमें क्लास ले रहे हैं, और डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपको MCQs भी दिए जाएंगे, PYQ दिए जाएंगे, PYQ भी दिए जाएंगे, और लास्ट में आपका क्या चलेगा, रिवीजन भी चलेगा। ठीक है भाई? लास्ट में आपका रिवीजन भी कराया जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 4 किताबें हैं, है ना? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी 4 किताबें हैं जो कि बहुत अच्छे से भैया सेल हो रही हैं। आप लोग भी इनको परचेस कर सकते हैं, जिसमें पहली किताब हो जाएगी जीके जीएस की, मैथ्स की, हिंदी की, और उसके बाद आपका रीजनिंग की। ये 4 किताबें हैं। चारों किताबों का आपको कॉम्बो मिल जाएगा मात्र 539 रुपए में। ठीक है? इन किताबों को कहां से आप लोग बुक कर सकते हैं, तो इनको बुक करने का जो ऑप्शन है वो है एसएससी मेकर एप्लीकेशन, बुक एस्केप, या फिर अमेजोन। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं किताबों को। ठीक है भाई? बहुत अच्छी किताबें चल रही है, पूरा कंटेंट बिल्कुल ए क्वालिटी का कंटेंट है। ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हमने क्या रखा है भैया, एक बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट रखा है 20 क्वेश्चन का। ठीक है? तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसका, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो।
ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। ठीक है, आंसर कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने पढ़ा, फिर आपको लगता है कि हमारा ए ऑप्शन सही है, तो 1 का आंसर आपको क्या करना है, 1A करना है। यदि आपको लगता है कि हमारा आंसर बी सही है, तो 1 का आंसर आपको क्या करना है, 1B करना है। यदि आपको लगता है कि हमारा सी आंसर सही है, तो 1 का आंसर आपको 1C करना है। और यदि आपको लगता है कि हमारा डी आंसर सही है, तो 1 का आंसर आपको क्या करना है, 1D करना है। इस प्रकार से आप लोग क्या करते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे। दिस इज क्लियर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या कर दो, सभी बच्चे इसका आंसर कर दो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ जल्दी से, सभी बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सर्वाधिक है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो ब्रोमीन की, आयोडीन की, या फ्लोरीन की, या फिर किसकी, क्लोरीन की। आपने क्या देखा, ये जो चारों के चारों जो तत्व हैं, ये किस में है, ये आवर्त सारणी के, समझना मेरी बात को, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी की जो 17वां वर्ग है, जो 17वां वर्ग है उसमें स्थित है। और आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलोजन परिवार के तत्व। क्या कहा जाता है, हेलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, परिवार, हेलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, हेलोजन परिवार के तत्व में जो पहला तत्व है जिसका नाम है फ्लोरीन, जिसका क्या नाम है, फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भैया, सबसे अधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो आंसर क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे आप लोग सी। क्या लगाएंगे, शी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है एफ। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 9 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप लगाएंगे क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होती है, तो आप कहेंगे सर जी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जो ब्रोमीन है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Br होता है। और ये क्या हो जाएगा, एक द्रव अधातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, द्रव अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव धातु क्या है, फिर है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव धातु क्या है, फिर द्रव धातु क्या है, तो द्रव धातु है Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। तो पारा क्या हो जाएगी, द्रव धातु हो जाएगी, लेकिन ब्रोमीन द्रव अधातु है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो आप लोग इसका आंसर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहां रहते थे भैया, दिल्ली में रहते थे, अजमेर में रहते थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, या फिर कहां रहते थे, लाहौर में रहते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहां रहते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका क्या करो, आंसर कर दो। ठीक है भाई, बताओ भाई। तो क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती, एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है भैया जी, एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। इसका पूछा जाए तो आप कहोगे ये भैया अजमेर में रहते थे, अजमेर। ये कहां पे रहते थे, अजमेर राजस्थान में रहते थे, राजस्थान। ये अजमेर राजस्थान में रहते थे, इतना याद रख लेना आप लोग। ये कहां पे रहते थे, अजमेर राजस्थान में रहते थे, समझ गए आप लोग बात को। लेकिन सलीम चिश्ती की बात की जाए तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहां पे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। फतेहपुर सीकरी कहां पे है, तो ये जो फतेहपुर सीकरी है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, स्थापना, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी किसने, अकबर ने। किसने की थी, अकबर ने की थी। और कब की थी, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और 1572 में फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ये भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है भाई, समझ गए। और 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी तो बनवाया था अकबर ने। तो याद क्या रखेंगे भैया, याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन, यानी सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर आ रहा है बी, वो गलत है भाई, बी वाले गलत हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंसर क्या लगा देंगे इसका, सी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट ये देखो, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। हमने क्या बताया था कि जो आपका सिट्रिक अम्ल है,
जो आपका सिट्रिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? ये खट्टी चीजों में पाया जाता है। किसमें? खट्टी चीजों में पाया जाता है। खट्टी चीज क्या हो जाएगी? जैसे कि नींबू हो गया, नींबू नींबू हो गया, है ना, संतरा हो गया, संतरा हो गया, है ना, और क्या हो गया? आंवला हो गया, आंवला हो गया, आंवला, आंवला। तो ऐसी चीजों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। और जो खट्टे फल होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन। इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप कहोगे विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। दिस इज क्लियर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शानदार। जिसका भी आंसर आ रहा है नींबू, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आपको बताएंगे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये देखो, सिरका में कौन सा पाया जाता है? भैया एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है ना, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। या इसको आप बोल सकते हैं कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है, अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और यही अम्ल किस में पाया जाता है? बिच्छू के डंक में पाया जाता है। किस में? बिच्छू के डंक में पाया जाता है। डंक। ठीक है भैया, बिच्छू के डंक में भी यही अम्ल पाया जाता है। दिस इज क्लियर। बिल्कुल सही है। तो इनको आप लोग क्या कर लो भैया? नोट कर लो। इनको आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। इसका आंसर कर दो आप लोग। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, वह युद्ध कौन सा है जिसके माध्यम से भारत में मुस्लिम शक्ति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जल्दी से आप लोग बताओ, वह युद्ध कौन सा है? तो पानीपत का, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। 1526 में। या पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। है भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा, तीसरा, तीसरा। और ये कौन सा? पानीपत, पानीपत। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप कहोगे भैया 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का, तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो भैया 1215 में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। अब बात ये आती है, देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि तराइन के पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में जब मोहम्मद गौरी भारत आया, तो भारत आया तो उसकी मुलाकात किससे हुई? पृथ्वीराज चौहान से हुई। पृथ्वीराज चौहान था क्या था? एक हिंदू राजा था। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को मार के भगा दिया, मार के भगा दिया। अब मोहम्मद गौरी तो क्या हो गया? तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। फिर क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब एक साल बाद फिर आया मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। अब इसमें क्या हो गई? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हल्के में ले लिया। जब हल्के में ले लिया तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई और मोहम्मद गौरी आ गया। उसके बाद क्या हुई? मोहम्मद गौरी के कुछ दास भी आए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, यल्दौज वगैरह, ये दास भी आए मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी तो 1206 में चला गया, मोहम्मद गौरी तो 1206 में चला गया, लेकिन अपने ये कुत्ते पिल्ले छोड़ गया। ठीक है भाई। तो इनने क्या कर दी? दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दी? गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो गुलाम वंश की स्थापना से ही दिल्ली सल्तनत का भैया क्या हो जाती है? स्टार्टिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन के दूसरे युद्ध से, ठीक है भाई, तराइन के दूसरे युद्ध से क्या हो जाता है? तराइन के दूसरे युद्ध से आपका कहीं ना कहीं मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका आंसर कर दो आप लोग। संगीत यंत्र तबला का प्रचालन किसने किया था? संगीत यंत्र तबला का प्रचालन किसने किया था? सभी बच्चे कर दो आप लोग इसका आंसर। बहुत बढ़िया। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचालन किसके द्वारा किया गया था? ये आपको क्या करना है? आंसर करना है। तो देखो आप लोग जानते हैं तबले का आविष्कार किसने किया? तबला, तबले का आविष्कार किसने किया था? तबले का आविष्कार किया था भैया अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने।
तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने ही क्या किया था भैया? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का आविष्कार किया था। खड़ी बोली किसका? खड़ी बोली का आविष्कार किया था। खड़ी बोली का आविष्कार किया था। ठीक है भैया। खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और पश्चिमी यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचालन किया किसने भैया? अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीर खुसरो को हम लोग बोलते हैं तोता ए हिंद। तोता ए हिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोता ए हिंद भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? इनमें से ऐसा कौन सा खेल हो जाएगा जिस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में क्या किया गया था? शामिल किया गया था एशियाई खेलों में। तो इनमें से हो जाएगा कौन सा? कबड्डी गेम। कौन सा हो जाएगा? कबड्डी। और कबड्डी खेल की शुरुआत कहां से हुई? भारत से हुई। कहां से हुई? भारत से हुई। और भारत के महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से हुई। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई आपको? 6 का आंसर क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कर दो आप लोग। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज प्रारंभ किया था? तो देखो, आप लोग जानते हैं भारत में क्या चला? दिल्ली सल्तनत चली। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत भारत में चली। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था मेरे भाई गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था बलबन। जिसका क्या नाम था? बलबन। तो बलबन ने क्या किया था भैया? बलबन ने ही नौरोज त्योहार शुरू करवाए थे। बलबन ने ही क्या करवाए थे? नौरोज त्योहार शुरू करवाए थे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 का आंसर आप लोग क्या लगा दोगे? 7 का आंसर लगा दोगे आप लोग ए। ठीक है भाई, 7 का आंसर आप लोग क्या लगा दोगे मेरे भाई? ए लगा दोगे। दिस इज क्लियर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बलबन ने क्या किया था? नौरोज त्योहार चलवाए थे। बलबन बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले, जिल्ले इलाही, इलाही की उपाधि धारण की थी। अब जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, यानी जिल्ले इलाही की उपाधि भी धारण की थी किसने? बलबन ने। बलबन किसका? गुलाम वंश का ही क्या था? शासक था। समझ गए आप लोग बात को? इतने पॉइंट आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। दिस इज क्लियर। बहुत बढ़िया। आंसर ए आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, इसका आंसर कर दो आप लोग। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनवी। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर आक्रमण किए थे। भारत पर आक्रमण किए थे और भारत पर लगातार कितने 17 बार इसने आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका पूछा जाता है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण पूछा जाता है। सोमनाथ, इसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो भैया 1025 में। 1025 में इसने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है भाई, और ये जब आया तो ये अपने साथ अलबरूनी को लेकर आया था। किसको? अलबरूनी को लेकर आया था। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फरिश्ता, अमीर खुसरो या इब्न बतूता? नहीं, इब्न बतूता तो कब आया था? इब्न बतूता आया था भैया, ध्यान देना, 1333 में आया था। 1333 में। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को, मोरक्को का था। और जो मोरक्को देश है ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो मोरक्को देश से आया था कौन? इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने कुछ अपनी किताबें भी लिखी थी। किताबें जैसे रहला, रहला नामक किताब लिखी थी। इसने सफर नामक पुस्तक लिखी थी। सफर, सफर नामा पुस्तक भी लिखी थी। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता की कौन कौन सी किताबें हैं, इब्न बतूता भारत कब आया, किसके शासनकाल में आया, तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। 8 का आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो सभी बच्चे। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना
अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्प्रेरक कहते हैं। किस क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकती हैं? किस प्रकार झुकती हैं? तो जैसे कोई भी प्रिज्म है, हमने माना कि ये एक प्रिज्म हो गया, ये एक प्रिज्म हो गया, ठीक है भैया जी। तो जब कोई प्रकाश की किरण झुकती है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो किस प्रकार झुकती है? वह प्रवेश करने के बाद जब ये बाहर निकलती है तो किस प्रकार से ये झुकती है? तो ये अविलंब की ओर झुकती है। कैसी झुकती है? अविलंब की ओर झुकती है। कैसी झुकती है? अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब की ओर। अविलंब के सदस्य नहीं, अविलंब से दूर नहीं, अविलंब से 90 डिग्री नहीं, अविलंब की ओर झुकती है। कैसी झुकती है? अविलंब की ओर झुकती है मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो आप लोग इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखो, जब प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है तो ये भी क्या कर रही है? अवलंब की ओर झुक रही है। ये देखो झुक रही है, झुक रही है। जब ये बाहर निकल रही है तब भी अवलंब की ओर झुक रही है, यानी ये हमने क्या मान लिया? अविलंब मान लिया। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कर दो आप लोग। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, जो एक बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसका जो लिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? ये आपको क्या करना है? बताना है। देखो आप लोग जानते हैं, एक होता है नर, नर का मतलब होता है पुरुष, नर का मतलब क्या होता है? पुरुष। एक होती है मादा, एक होती है मादा, मादा का मतलब होता है महिला, महिला। तो नर के पास कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा के पास कौन कौन से होते हैं? एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब जब ये अपना मतलब निषेचन करेंगे तो नर से तो एक्स भी निकल सकता है और वाई भी निकल सकता है, लेकिन मादा से क्या निकलेगा? एक्स ही निकलेगा, है ना। मादा से तो क्या निकलेगा? एक्स ही निकलेगा। मान के चलो कि पुरुष का y आ गया और महिला का x आ गया, तो ये x और y बना लेंगे, यानी क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार ये निषेचन करेंगे तो पुरुष का क्या आ जाएगा? x आ जाएगा और महिला का भी x ही आएगा, तो ये x और x हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? लड़की बनेगा। क्या बनेगा? लड़की बनेगा। यानी लड़का लड़की होना, लड़का लड़की होना ये किस पर डिपेंड करता है? ये पुरुष पर डिपेंड करता है। किस पर? पुरुष पर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, तो बच्चे का लिंग निर्धारण, बच्चे का लिंग निर्धारण होना, बच्चा लड़का है या लड़की है, क्या है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। किस पर? गुणसूत्र। माँ के रक्त पर नहीं और पिता के रक्त पर नहीं, माता पिता के आरएच पर नहीं, तो आंसर आ जाएगा गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता के क्रोमोसोम पर। ठीक है भाई, पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? ए लगा देंगे। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मजा आ गया, है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट 12। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी और रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? 4 अलग अलग झरने हैं। ये चारों झरने कहाँ पे हैं? ये चारों झरने मेरे भाई गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है, गोवा में है। ये आपको क्या करना है? नोट करना है। ये चारों झरने गोवा में है, तो गोवा में कौन सा झरना है? दूध सागर झरना है। गोवा में कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? दूध सागर झरना हो जाएगा। आंसर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? यानी शासक मुस्लिम है लेकिन फिर भी उसने देवी लक्ष्मी की फोटो बनवाई है। शासक मुस्लिम था फिर भी उसने देवी लक्ष्मी की क्या बनवाई? फोटो बनवाई। तो फटाफट से आप लोग क्या कर दो? इसका आंसर कर दो। फटाफट से आप लोग इसका आंसर कर दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, 13 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा? 13 नंबर। इसका आप लोग आंसर करो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी शासन किया 1206 से 1210 तक। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कुरान खान के नाम से जानते हैं। कुरान खान, कुरान खान के नाम से हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई,
और अलाउद्दीन खिलजी ने भी शासन किया, अकबर ने भी शासन किया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था, इसने मतलब एक प्रकार से शासन तो नहीं किया, लेकिन ये रहा है भारत में, है ना। और जब भारत में रहा है तो इसने अपने सिक्के भी चलवाए हैं। इसने क्या चलवाए हैं? अपने सिक्के भी चलवाए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका डी, है ना। और इसका प्रभाव भी रहा भारत पर, इसने शासन भी किया भारत पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद गौरी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। केल्विन ताप को सेल्सियस ताप में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? 173 से गुणा करना होगा, या 173 जोड़ना होगा, या सॉरी 173 नहीं, 273 से गुणा करना होगा, 273 जोड़ना होगा, 273 से भाग करना होगा, या 273 को घटाना होगा। जल्दी से आप लोग बताओ। केल्विन सेल्सियस से और केल्विन ताप से सेल्सियस ताप में बदलने के लिए, केल्विन ताप से सेल्सियस ताप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 273 घटाना पड़ेगा। 273 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है, केल्विन ताप से। जैसे कि हमने माना कि 250 नहीं, 250 नहीं, हमने माना कि 300 हमने माना कि 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन है। केल्विन ताप से सेल्सियस ताप बनाना है। इसको आप क्या बनाओ? सेल्सियस ताप बताओ, सेल्सियस बनाओ, आप इसको सेल्सियस बनाओ, सेल्सियस में कन्वर्ट करो आप इसको। तो क्या करोगे आप? नॉर्मल केल्विन ताप से क्या करोगे? 273 घटा दोगे, 300 में से आप 273 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 27 बच जाएगा, 27। तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका बच जाएगा। यानी जो मान इसका है वही मान किसका है? 27 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है भाई। जो मान 273 केल्विन का है वही मान क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है भाई। तो केल्विन ताप से आपने क्या कर दिया? केल्विन ताप से किस में कन्वर्ट कर दिया? सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस में। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको 273 घटाना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? हमने बताया था, बहुत बढ़िया, हमने बताया था कि 1916 में बनारस यानी बीएचयू की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय की द्वारा की गई थी। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, है ना। सभी बच्चे प्लीज क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, सभी बच्चे। शानदार, शानदार मेरे भाई, शानदार। यार किसी का नाम नहीं ले पाना तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप क्लास को लाइक और शेयर ही ना करो, आप वो जोश और जुनून ही ना दिखाओ, है ना। हम तो यहाँ पे जोश और जुनून से आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करते चलो एक बार, सभी बच्चे, शाबाश शाबाश मेरे शेरों, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये बात आप लोग जानते हैं। कहां पे? उत्तर प्रदेश के बनारस में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के बनारस में। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। 15 का आंसर बी लगा देंगे। 16 कर दो आप लोग, 16 नहीं 17 करो आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए आप सभी बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम आप सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भैया ये 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे और ये सबसे सर्वाधिक समय तक रहे। सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं। क्यों? क्योंकि भैया 1940 से 1945 के बीच क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है ना। और यही सबसे कम आयु के थे, सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस हेड बने, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है पॉइंट। या अब्दुल कलाम या अब्दुल गफ्फार खान या आपका बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो कांग्रेस के क्या थे भैया? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और बदरुद्दीन तैयब जी को 1887 में बनाया गया था। 1887 में बनाया गया था मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में बनाया गया था बदरुद्दीन को, ठीक है भाई।
ऊपर तो लिखा ही है बदरुद्दीन को। तो 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब को, और यही कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आंसर क्या लगा देंगे? शी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो भैया। किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? भैया शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को में मिलाया गया था। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को में मिलाया गया था। ठीक है, और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए। बुलंद दरवाजा कहां पे है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहां पे है? फतेहपुर सीकरी में क्या है भैया? बुलंद दरवाजा है, और इसको 1602 में बनवाया गया था। कब? 1602 में बनवाया गया था। 1602 में बनवाया गया था। 1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, या महमूद गजनबी, या मोहम्मद बिन कासिम, या फिर कौन था? मोहम्मद गौरी था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था और सफल आक्रमणकारी था। इसने भारत में 712 में आक्रमण किया था, और 714 तक क्या किया था? शासन किया था। और भारत के किस में? सिंध वाले क्षेत्र में, भारत के सिंध वाले क्षेत्र में इसने शासन किया था। और सिंध का उस टाइम पे राजा था राजा दाहिर। तो राजा दाहिर को इसने मार दिया था, और 2 साल तक शासन किया था इसने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसी ने भारत में पहली बार जजिया कर लगवाया था, जजिया कर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर भारत में किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग क्या कर दो? इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 20 का। तो देखो, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं सेट में, तो हमने 20 क्वेश्चन आपके क्या करा दिए? बिल्कुल फिक्सअप करा दिए। ठीक है, और ये डेली क्वेश्चन होती है भैया सुबह 7 बजे। डेली क्लास होती है सुबह 7 बजे, आपको डेली आना है। और आज का ये क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है भैया, और ऑफलाइन आपको कमेंट करना है सभी बच्चों को। ऑफलाइन आपको क्या करना है? सभी बच्चों को कमेंट करना है कि इसका आंसर आपका क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर बताइए हमें। किसी का एनीवन, किसी का भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो आप लोग ऑफलाइन में कमेंट में भी लिख सकते हैं, अभी भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अभी भी आप लोग बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो क्वेश्चन दोबारा बताया जाएगा। बहुत बढ़िया जी। क्लास को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, ये आपको करना ही है। आप लोग जरूर किया करो लाइक और शेयर को क्लास को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा देखो, हमारा एक फौजी बैच चल रहा है बहुत ही शानदार लेवल का, है ना। हमारा फौजी बैच चल रहा है बहुत ही अच्छा, है ना, फौजी बैच। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मात्र फीस है 499। इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा GD20 कोड यूज करने पर। ठीक है, बहुत अच्छा बैच चल रहा है, और इसमें सारी की सारी क्लासें लाइव चल रही हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी इसमें क्लास ले रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा ये 4 किताबें आपको दी जा रही हैं भाई। इन 4 किताबों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा मात्र 539 रुपए में, जिसमें आपको GK GS, मैथ, हिंदी और रीजनिंग की किताब मिल जाएगी। ठीक है भाई, इनको आप लोग बुक कर सकते हैं। कहाँ से? SSC मेकर एप्लीकेशन से, बुक स्किप से, और अमेजोन से। कहाँ से? अमेजोन से आप लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है, बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, और कल फिर मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बकाया कल फिर मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर। ठीक है भाई, तो आप लोग जरूर आइए और इस क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड कीजिए। ठीक है, जय हिंद।